अब आइए साथियों, वर्गीकरण के इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर से आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर तक हमने प्रकारात्मक वर्गीकरण में युंग का वर्गीकरण देख लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रीडमैन और रोजनमैन के वर्गीकरण को समझने के लिए। और फ्रीडमैन रोजनमैन जो वर्गीकरण देते हैं वो है टाइप ए, टाइप बी, फिर एक टाइप सी, टाइप डी भी आता है। तो जब भी टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी जैसी चीजें आए तो याद रखना फ्रीडमैन रोजनमैन जैसा ही कोई व्यक्ति होगा जिसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडमैन और रोजनमैन के वर्गीकरण की। इन्होंने जो वर्गीकरण बताया है वो है सबसे पहला टाइप ए। टाइप ए के व्यक्ति कौन होते हैं? तो यह बात याद रखना, टाइप ए के व्यक्ति वो होंगे जो बहुत ज्यादा उत्साही होंगे, बहुत ज्यादा चंचल होंगे, धैर्य की जिनमें हमेशा कमी होगी, हमेशा उनको लगेगा कि काम के बोझ से लदे हुए हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहेंगे और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव जो लोग होते हैं वो टाइप ए के अंतर्गत आते हैं। तो टाइप ए के अंतर्गत लिखिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी, समय की कमी, काम के बोझ से लदे रहना। ठीक है, ये चार शब्द याद रखने, उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी, समय की कमी, काम के बोझ से लदे रहना। इनसे जुड़ा हुआ एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, रटना है, जिसको आपको कभी भी नहीं भूलना। वो ये कि फ्रीडमैन और रोजनमैन कहते हैं कि जो व्यक्ति टाइप ए व्यक्तित्व वाले होते हैं, उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, जिनमें धैर्य की कमी, समय की कमी, जो हमेशा एक तरह से अशांत और इस तरह से चंचल टाइप के जो लोग होंगे, उन लोगों को एक रोग का खतरा होता है और वो रोग है कोरोनरी हार्ट डिजीज। कौन सा रोग है? कोरोनरी हार्ट डिजीज। ये याद रहेगा आपको। ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज। इन्हें उच्च रक्तचाप की शिकायत भी रहती है। ठीक है, और हृदय रोग, हार्ट डिजीज याद ना आए तो ये याद रखिएगा कि हृदय रोग का खतरा भी ऐसे लोगों को होता है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब जिन लोगों में ये उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा ना हो या धैर्य उनका बना हुआ हो, संवेगात्मक रूप से स्थिर हों, ज्यादा लोड ना ले चीजों का, यानी कि वो लोग जिनमें टाइप ए के गुणों का अभाव हो, उनको कहा जाता है टाइप बी। ठीक है, टाइप बी। तो टाइप बी के अंतर्गत कौन लोग शामिल हैं? ये होंगे चिंता मुक्त, तनाव मुक्त, संवेगात्मक रूप से स्थिर। जो लोग चिंता मुक्त हैं, तनाव मुक्त हैं, संवेगात्मक रूप से स्थिर हैं, वो लोग आते हैं टाइप बी में। तो फ्रीडमैन और रोजनमैन के वर्गीकरण में तो आपको टाइप ए और टाइप बी याद रखना है। यानी अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो टाइप ए का अभाव, टाइप ए का अभाव, याद रहेगी ये बात आपको, टाइप ए का अभाव जिनमें है ये आपके टाइप बी के अंतर्गत आएंगे। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये सारी चीजें टाइप ए के अंतर्गत मिलेंगी। बहुत ज्यादा यहां पर ना घबरा हुए, डरे हुए लोग, घबरे हुए, एकदम घबराए हुए, एकदम कि यार ये कर दें वो कर दें, है ना, वो वैसे लोग टाइप ए के अंतर होंगे। और एकदम शांत चित्त वाले जो होंगे वो टाइप बी में। अब इसी के बाद दो टाइप और आ जाते हैं, एक टाइप सी आता है साथियों, एक टाइप डी आता है। टाइप सी जिसने सुझाया था उस व्यक्ति का नाम है मॉरिस। टाइप सी जिसने सुझाया था उस व्यक्ति का नाम क्या है? मॉरिस।
टाइप सी किसके द्वारा सुझाया हुआ है? मॉरिस के द्वारा। ठीक है। ऐसे लोगों में जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? ये सहयोगी होंगे, विनीत होंगे और धैर्यवान होंगे। ज्यादातर यही शब्द इसके लिए पूछे जाते हैं। तो टाइप सी में सहयोगी, विनीत और धैर्यवान, ये चीज हमें जाननी है। टाइप सी को लेकर एक चीज आपको रटनी है, वो ये कि सी मतलब कैंसर। कैंसर के प्रति प्रवणता। ऐसे लोगों को कैंसर होने का खतरा रहता है। ठीक है। तो जो सहयोगी है, विनीत है, धैर्यवान है, ऐसे लोग कौन से होंगे? ठीक है, टाइप सी। फिर एक आता है टाइप डी। डी से दो नाम याद रखने हैं। टाइप डी, ये टाइप डी जॉन डिनोलेट द्वारा सुझाया गया है। किसके द्वारा सुझाया गया है? जॉन डिनोलेट। डिनोलेट है ये। ठीक है। वो अब सिंपल सी बात है, सही के अंदर सहयोगी, विनीत, धैर्यवान, तो डी में वो जिनमें टाइप सी का अभाव हो। ऐसे लोगों में अवसाद के प्रति प्रवणता पाई जाती है। याद रखना, अवसाद के प्रति प्रवणता। अवसाद यानी कि डिस्ट्रेस्ड। तो अवसाद के प्रति प्रवणता ऐसे लोगों में पाई जाती है। तो फ्रीडमैन रोजनमैन के वर्गीकरण में टाइप ए, टाइप बी, फिर सी टाइप है मॉरिस का और डी टाइप है जॉन डिनोलेट का। तो यह चीज भी आपको याद रह गई। इसके बाद जो आता है वर्गीकरण, वो आता है स्प्रेंजर का। स्प्रेंजर के वर्गीकरण को याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, PARTES, पार्टीज। स्प्रेंजर इन्हीं 6 तरह के आधार पर वर्गीकरण बांटते हैं। पार्टीज अगर आपने नाम याद रख लिया तो आपको चीजें याद रह जाएगी। P मतलब पॉलिटिकल। ध्यान से देखिएगा, अब पूरी चीज आप ध्यान से देखिएगा। ये पार्टीज आपको याद रहेगा तो आपको एक एक वर्ड याद आ जाएगा। पहला वर्गीकरण P यानी कि पॉलिटिकल। पॉलिटिकल, राजनीतिक। वो लोग जिनमें सत्ता की आकांक्षा होती है। ठीक है, मैं सिर्फ यहां पर नाम बता रहा हूं आपको, और नाम ही पूछे जा सकते हैं आपसे। दूसरा ए बताया है मैंने। ठीक है, ए मतलब होता है एस्थेटिक। वहां एस्थेनिक था, क्रेशमर में एस्थेनिक था, ये एस्थेटिक है। ASTHETIC, एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य बोधि, यानी वो जिनमें सौंदर्य के प्रति लालसा हो, सौंदर्यात्मक पहलू को लेकर जो आनंदित होते हैं। आर मतलब रिलीजियस। रिलीजियस मतलब धार्मिक, जो धर्म कर्म में रुचि लेने में ज्यादा रुचि लेते हो। चौथे नंबर पर क्या है? PART। टी मतलब थ्योरिटिकल, सैद्धांतिक, जो ज्ञानवर्धन में ज्यादा भूमिका निभाते हो। थ्योरिटिकल यानी कि सैद्धांतिक। फिर ई मतलब इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिक यानी कि कौन से? जो धन से संबंधित हो, अर्थ से संबंधित हो, तो क्या होगा? आर्थिक। और छठे नंबर पर क्या है? एस मतलब सोशल। सोशल यानी कि सामाजिक। जो समाज के कामों में रुचि लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो।
तो यहां पर पार्टीज के जरिए आप पूरा स्प्रेंजर का वर्गीकरण समझ सकते हैं। PART, E फॉर इकोनॉमिकल एंड S मतलब सामाजिक यानी कि सोशल। तो ये हमने स्प्रेंजर का वर्गीकरण देखा और इसके जरिए हमने चीजों को समझने की, जानने की कोशिश करी। अब आइए यहां पर हम एक बार की प्रकारात्मक वर्गीकरण को हॉल्ट देते हैं और अब हम विशेषक उपागम या शील गुण सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं ट्रेट अप्रोच को। ट्रेट अप्रोच के बारे में, विशेषक उपागम के बारे में हमने जान लिया था। कुछ एक बिंदु हैं जो हम लिख लेते हैं। आइए विशेषक उपागम, यह संबंधित है किससे? यह संबंधित है व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले आधारभूत घटकों से। तो किससे संबंधित है? व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले आधारभूत घटकों से संबंध। और ये उन तत्वों की खोज करता है, ये उन तत्वों की खोज करता है जिनसे व्यक्तित्व का निर्माण हो। तो ठीक है, अब इसका क्या मानना है? इसका यही मानना है, याद रखिए प्रकारात्मक में वो केवल एक प्रकार के अंतर्गत सबको बांट देता था। यह मानता है कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत सारे शील गुण जो हैं वो संगठित रूप से काम करते हैं और संगठित रूप से काम करने वाले इन्हीं शील गुणों को जब आप समग्र रूप से देखते हैं तो किसी के व्यक्तित्व के बारे में कोई भी बात कह सकते हैं। आम जीवन में भी ऐसा ही होता है। यदि हमें कहा जाए कि कोई व्यक्ति सामाजिक है तो हम मान लेंगे कि भाई सामाजिक है तो मिलनसार भी है, मिलनसार है तो खुश मिजाज भी है, खुश मिजाज है तो बहिर्मुखी भी है, बहिर्मुखी है तो चंचल भी है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसको ट्रेट थ्योरी के जरिए या विशेषक उपागम के जरिए जब हम समझते हैं तो हम ज्यादा बेहतर ढंग से उसके व्यक्तित्व के बारे में कोई भी बात कह सकते हैं। अब विशेषक उपागम को जानने के लिए दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले आते हैं कौन? GW आलपोर्ट, गॉर्डन आलपोर्ट, वही जिनको पर्सनैलिटी वाली वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा था। पहली वीडियो जो आई थी हमारी, ये तीसरी वीडियो चल रही है, उसमें उन्हीं की परिभाषा का सबसे पहले हमने मूल्यांकन करने की कोशिश की थी। आलपोर्ट का कहना है कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको अगर हम विशेषक उपागम के जरिए अगर समझने की कोशिश करें तो उसके ट्रेट्स को तीन तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है: प्रधान विशेषक, केंद्रीय विशेषक और गौण विशेषक। ठीक है, प्रधान, केंद्रीय और गौण। प्रधान जिसको कहा जाता है कार्डिनल ट्रेट्स, ठीक है। केंद्रीय विशेषक जिसको कहा जाता है सेंट्रल ट्रेट। आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि परीक्षा में अगर पूछे तो हमें चीजें याद रहें। और गौण विशेषक जिसे कहा जाता है सेकेंडरी ट्रेट। अब ये प्रधान विशेषक, सेंट्रल ट्रेट, सेकेंडरी ट्रेट क्या है, आइए जानने की चेष्टा करते हैं। सबसे पहले आलपोर्ट साहब का कहना था कि जो उन्होंने ये व्यक्तित्व का विश्लेषण किया उसके लिए 17,953 शील गुणों की एक सूची तैयार करी।
कितने शील गुणों की सूची? 17,953 शील गुणों की। और इन 17,953 शील गुणों को बाद में इन्होंने इन 3 वर्गों में, प्रधान, केंद्रीय और गौण, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी में क्लासिफाई किया। अब क्या है ये, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधान विशेषक की। कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट के बारे में आलपोर्ट कहते हैं कि यह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में मौजूद रहने वाले सबसे महत्वपूर्ण विशेषक हैं। पहली बात, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाले सबसे महत्वपूर्ण विशेषक अगर कोई हैं तो प्रधान विशेषक हैं। नंबर 2, यह संख्या में सबसे कम होंगे, 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं। और अमूमन लोगों में ये मौजूद नहीं होते, कुछ कुछ में होते हैं, कुछ कुछ में नहीं भी होते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है नंबर 1, और संख्या में सबसे कम होंगे। ये आपको 2 चीजें कंठस्थ करनी है। आइए अब इसको लिखने की कोशिश करते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे क्रियाशील विशेषक। दूसरा पॉइंट यह संख्या में कम होते हैं। ठीक है, 1 अथवा 2। और ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि इन्हीं गुणों के आधार पर उसके व्यक्तित्व की कल्पना की जा सकती है और इन्हीं गुणों को उसके व्यक्तित्व का पर्याय माना जा सकता है। जैसे मान लो गांधी जी। गांधी जी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, अहिंसा। अहिंसा। आज भी जब हम अपने आप को कहते हैं कि यार मैं हिंसा में यकीन नहीं रखता, मैं अहिंसा में यकीन रखता हूं, तो लोग क्या बोलते हैं कि ये गांधीवादी व्यक्ति है, ये गांधी के विचारों से प्रेरित व्यक्ति है। तो जब आप ऐसे सोचो कि एक अहिंसा जैसा गुण गांधी जी की पहचान बन गया और गांधी जी अहिंसा के गुण की पहचान बन गए, तो यह एक तरह का प्रधान विशेषक है कि जिसके अभाव में व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती और इस गुण से समग्र रूप से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हिटलर है। अब तानाशाही शब्द का पर्याय हिटलर बन गया है। तानाशाही, हिटलर से बड़ा तानाशाह कौन हुआ? कोई नहीं। जैसे मान लीजिए भगवान श्री राम हैं। अब भगवान श्री राम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शब्द मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा में तो हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, हम सब लोग रहते हैं, लेकिन मर्यादा की पराकाष्ठा कैसी? श्री राम जैसी। तो ये एक गुण भगवान श्री राम के गुण को आप परिलक्षित कर सकता है। आप मदर टेरेसा के गुण की बात करें तो ममता, ममत्व अगर हम बात करें तो इस तरह के जितने भी गुण हैं उनके आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिभाषित कर सकते हो। महाराणा प्रताप, आपने कहा देशभक्ति, तो इस तरह के जितने भी गुण हैं कि एक गुण के आधार पर आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिभाषित कर सकें, वो क्या कहलाता है? प्रधान गुण या प्रधान विशेषक। एक लाइन जो अभी हमने यहां पर लिखी है इसको कंक्लूड कर लेते हैं। कि व्यक्ति के नाम से ऐसे जुड़े होते हैं कि इन्हीं के आधार पर
व्यक्ति की पहचान होती है। ठीक है, प्रधान विशेषक क्लियर। दूसरे आते हैं केंद्रीय विशेषक यानी कि सेंट्रल ट्रेट। केंद्रीय विशेषक कौन से? जो प्रधान गुण से ज्यादा होंगे। अब जैसे आपसे मैं कहूं कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, फॉर एग्जाम्पल आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताइए, तो आप कहेंगे कि बहुत ही कूल व्यक्ति है, खेलों में बहुत एक्टिव है, स्पोर्ट्समैनशिप उसमें बहुत ज्यादा है। आप कहेंगे कि कलाम साहब के बारे में कुछ बताइए, तो आप ऐसे 10-15 गुणों का बखान करेंगे। तो ये सभी गुण, वो सभी 8, 5, 7, 10 गुण जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक खाका खींचने में, एक कैरेक्टर स्केच करने में उपयोग में आते हों, वो सभी केंद्रीय विशेषक कहलाते हैं। यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि शंसा पत्र और स्तुति पत्रों में जब आप किसी की व्यक्तित्व का बखान करते हैं तो केंद्रीय विशेषकों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो केंद्रीय विशेषक जिसको हम कहते हैं क्या? सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट के बारे में लिखते हैं, आइए तो लिखिए, प्रभाव में कम व्यापक किंतु सामान्यीकृत प्रवृत्तियां, वो प्रवृत्तियां जो प्रभाव में ज्यादा, कार्डिनल से तो कमजोर ही होंगी ना, कार्डिनल जितनी प्रभावी थोड़ी होंगी। लेकिन भाई महात्मा गांधी के अंदर केवल अहिंसा का गुण ही थोड़ी था, महात्मा गांधी में लीडरशिप भी गजब की थी। महात्मा गांधी में किसी से डरने का, मतलब डरना नहीं, किसी से अभय रहने का, निर्भय रहने का, सच्चाई का गुण भी था। तो ये सारी चीजें किसी के व्यक्तित्व को और ज्यादा डिटेल में जानने के काम आती हैं। ठीक है, प्रभाव में कम व्यापक किंतु सामान्यीकृत प्रवृत्तियां। ठीक है, इनके आधार पर व्यक्तित्व की विवेचना की जा सकती है। किसी के व्यक्तित्व को अगर जानना हो, किसी के व्यक्तित्व को अगर समझना हो, तो इसके आधार पर आप समझ सकते हो। तीसरा पॉइंट जो यहां पर आता है वो ये, उसको आप जरूर याद रखिएगा, शंसापत्र व स्तुति पत्रों में लिखे जाते हैं। जैसे मेहनती है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है, सीधा है, स्ट्रिक्ट है, सच्चा है। इस तरह से जब हम 5-7 गुणों के अंदर किसी के व्यक्तित्व को डिफाइन करते हैं तो वो केंद्रीय विशेषक होते हैं। अंतिम इसमें आते हैं गौण विशेषक, जिसको हम सेकेंडरी ट्रेट कहते हैं, जो व्यक्तित्व के अंदर एक बड़ी भूमिका निभाते तो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते, सबसे कम महत्वपूर्ण गौण विशेषक होते हैं। क्योंकि ये किसी के व्यक्तित्व में होंगे जरूर, लेकिन इसके आधार पर आप व्यक्तित्व का आकलन नहीं कर सकते। अब आइए कैसे समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी ट्रेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो 3 चीजें, सबसे कम महत्वपूर्ण, संगत और अर्थपूर्ण। सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम संगत है और सबसे कम अर्थपूर्ण है। ठीक है, सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम संगत, सबसे कम अर्थपूर्ण। व्यवहार में यदा कदा परिलक्षित होंगे,
व्यवहार में यदा कदा परिलक्षित होंगे। इनके होने, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, या नहीं होने से व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता व्यक्तित्व पर। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि भाई दोस्तों मुझे चॉकलेट बड़ी पसंद है। अब मेरे चॉकलेट पसंद होने से क्या आप मेरे व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हो? कोई कहते मुझे आम पसंद है, कोई कहते मुझे जीन्स टी शर्ट पहनना पसंद है, कोई कहते मुझे कुर्ता पजामा पहनना पसंद है। अब ये उसके व्यक्तित्व का एक गुण तो है कि उसे कुर्ता पजामा पहनना पसंद है, लेकिन कुर्ते पजामे पहन लेने से या फिर चॉकलेट पसंद करने से या खीर खाना पसंद करने से या शीरा खाना पसंद करने से क्या आप किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हो? बस ऐसे गुण गौण विशेषक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो हमने यहां पर विशेषक उपागम के अंतर्गत गॉर्डन आलपोर्ट का वर्गीकरण देखा। अब गॉर्डन आलपोर्ट के वर्गीकरण के बाद आते हैं किसके वर्गीकरण पर? एक ऐसे व्यक्ति के वर्गीकरण पर जिनका नाम होता है रेमंड कैटल। रेमंड कैटल, जिन्होंने आलपोर्ट की करीब 4500 शील गुणों की सूची का अध्ययन किया और फिर अपने आधार पर उन्होंने अपने पर्सनैलिटी फैक्टर का निर्माण किया। कैटल से जुड़े हुए प्रश्नों में एक संख्या है जो आपको काफी ज्यादा पूछी जाती है और उस संख्या का इस वक्त आपके स्क्रीन पर है 16 है। अब ये 16 क्या है, क्या व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली है? आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर आता है कैटल के बारे में कि कैटल ने आलपोर्ट के 4500 शील गुणों की सूची का अध्ययन किया। यह पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? आलपोर्ट के 4500 शील गुणों का अध्ययन, और इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि व्यक्तित्व को 4500 नहीं बल्कि 16 प्रमुख शील गुणों में विभाजित या विभक्त किया जा सकता है। तो 16 प्रमुख गुण उन्होंने बताए और इसी के आधार पर उन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, अपनी जो व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली है, ठीक है, उसकी बात कही। ठीक है, तो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से ये जो एक लाइन मैंने आपको यहां पर लिखवाई है, कैटल से जुड़ा हुआ जब भी प्रश्न पूछा गया है विगत कई वर्षों में, सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है कि व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, वो भी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, ठीक है, वो किसके द्वारा दी गई है? रेमंड कैटल के द्वारा। अब एक चीज यहां पर और ध्यान में रखना है कि हम यहां तो इसको पढ़ ही रहे हैं विशेषक उपागम में, अगली वीडियो में जब हम व्यक्तित्व का मूल्यांकन, मापन, वो सब पढ़ेंगे, व्यक्तित्व के परीक्षण पढ़ेंगे, तब भी हम कैटल को समझने की कोशिश करेंगे। तो कैटल क्या बात कहते हैं? कैटल कहते हैं कि इन व्यक्तित्व के इन शील गुणों को दो तरह से विभक्त किया जा सकता है, दो तरह से विभाजित किया जा सकता है। तो शील गुण जो हैं, ट्रेट जो हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के हो सकते हैं? शील गुण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं मूल गुण और एक दूसरे हो सकते हैं सतही गुण। तो पहला मूल गुण, जिसको हम कहते हैं क्या? सोर्स ट्रेट। ये याद रखिएगा शब्द, मूल गुण को क्या कहा जाता है? सोर्स ट्रेट। और दूसरे होते हैं सतही गुण, जिनको हम कहते हैं
सरफेस ट्रेट। ठीक है, मूल गुण सोर्स ट्रेट, सतही गुण सरफेस ट्रेट। इन दो की बात करते हैं कौन? कैटल साहब। तो आलपोर्ट के जो 4500 शील गुणों का अध्ययन करके जिन 16 गुणों की बात उन्होंने कही उसको समझते हैं। अब इनके ऊपर एक एक दो दो लाइन अगर बाई चांस परीक्षा में कुछ पूछ ले हमसे तो हमें यह पता होना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं आइए मूल गुणों के बारे में। तो पहला पॉइंट, ये भीतरी गुण होंगे, भीतरी गुण होते हैं और संख्या में कम होते हैं। क्लियर? तीसरी बात, व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्व। यही वो मूल तत्व हैं जो किसी के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसके बाद जब हम सतही गुण को समझते हैं तो सतही गुण के बारे में पहला पॉइंट तो यह जानते हैं, मूल विशेषकों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप परिलक्षित। भाई मूल गुण जितने भी हैं जो आपके सोर्स ट्रेट हैं उनके बीच में जो अंतःक्रिया होगी उसके आधार पर आपके सतही गुण व्यवहार में नजर आते हैं। और जब व्यवहार में नजर आते हैं तो यहां पर एक और बात पढ़ने को आती है कि यह है दिन प्रतिदिन के व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। दिन प्रतिदिन का जो व्यवहार है व्यक्ति का उसमें ये परिलक्षित होते हैं। तो इसके आधार पर कैटल ने आपने देखा कि मूल गुण और सतही गुण दो प्रकार से उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और इसी के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व कारक अपनी प्रश्नावली भी दी थी। अब आइए एक हल्की सी नजर डाल देते हैं उन सब गुणों पर, वो जो 16 फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं। देखिए, व्यक्तित्व का गुण और उसका परस्पर विरोधी व्यक्तिगत गुण जो है, याद नहीं करना है, आपके नोट्स में भी ये नहीं मिलेगा, लेकिन आपको, और कभी परीक्षा में पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन हल्का सा आपको एक पता होना चाहिए। जैसे कोई भावुक और संवेगात्मक रूप से अस्थिर है तो उसका विरोधी गुण क्या है? शांत संवेगात्मक रूप से स्थिर। विवेकशील अविवेकपूर्ण, स्वयं में सीमित मेलजोल वाला, दबंग दृढ़ता का अभाव, सादा और संयमी मस्तमौला, अंतरात्मा से प्रेरित स्वहित से प्रेरित, शर्मीला साहसी, नाजुक सख्त, शंकालु विश्वास करने वाला, व्यवहारशील कल्पनाशील, चालाक हेराफेरी वाला या सीधा, आत्मविश्वासी या फिर शंकित, रूढ़िवादी प्रगतिशील, दूसरों पर निर्भर आत्मनिर्भर, अनुशासनहीन स्वानुशासित, चिंतामुक्त और चिंतित बेचैन। तो ये बड़ा सिंपल सा एक वर्गीकरण है। इनके ये 16 नाम आपको याद नहीं रखने हैं, जबकि ये जरूर याद रखना है कि ये 16 है संख्या में। और मूल गुण और सतही गुण की बात करता है। सतही गुण दिन प्रतिदिन के व्यवहार में परिलक्षित होंगे और दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जो 2-3 चीजें आपने देखी
उनके आधार पर फिर आप बोलते कि अच्छा ये व्यक्ति रोज मिलता है तो नमस्कार भी करता है, ये व्यक्ति मंदिर जाता है, धार्मिक भी है। तो इसका मतलब मंदिर जाना एक व्यवहार है और धार्मिक होना आपने उसके जरिए कोई चीज परिलक्षित करी। तो इस तरह से मूल गुण और जो सतही गुण है वो किसी के व्यक्तित्व की विवेचना में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब इसके अंतर्गत एक नाम और पढ़ते हैं जो है आइजेंक का सिद्धांत, हेंस आइजेंक का सिद्धांत। हेंस आइजेंक का सिद्धांत पढ़ना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो बात इन्होंने कही वो बात पहले टाइप थ्योरी में युंग कर चुके थे। युंग ने टाइप थ्योरी में क्या कहा कि दो प्रकार का व्यक्तित्व आप देख सकते हो, एक है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी, हाँ या ना। लेकिन आइजेंक ने कहा कि युंग भाई साहब आप कह रहे हो एक टाइप है अंतर्मुखी, एक टाइप है बहिर्मुखी, यह बात अपने गले नहीं उतरी। बोला क्यों? वो इसलिए कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कोई अलग अलग पैमाना नहीं है, एक ही प्रकार के व्यक्तित्व के दो बिल्कुल विरोधाभासी पोल हैं। व्यक्तित्व तो उसका एक जैसा ही है, उसका एक टाइप हो गया अंतर्मुखी और दूसरा हो गया बहिर्मुखी, तो ये दोनों अलग अलग कहां हुए? भाई कोई व्यक्ति पार्टी में जा रहा है तो आप उसे बहिर्मुखी कह दोगे और पार्टी में नहीं जा रहा है तो आप उसे अंतर्मुखी कहोगे, लेकिन उसका बाहर जाना आना ये तो एक ही चीज हुई ना। इसका एक सिरा तो अंतर्मुखी है, दूसरा सिरा बहिर्मुखी है, तो आप इनको अलग अलग क्यों कह रहे हो? तो इसके आधार पर, इसी थॉट के आधार पर आइजेंक ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया या व्यक्तित्व का अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तीन तरह की उनके अंदर उसमें चीजें हम देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आइजेंक के सिद्धांत को वैसे तो हम विशेषक उपागम के अंतर्गत पढ़ा करते हैं, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि आइजेंक का यह सिद्धांत टाइप थ्योरी और ट्रेट थ्योरी का एक तरह से समन्वित स्वरूप है, एक तरह से कोऑर्डिनेटेड फॉर्म है। टाइप थ्योरी की और ट्रेट थ्योरी की कोऑर्डिनेटेड फॉर्म है क्या आइजेंक का ये सिद्धांत। अब आइए इसको समझने की चेष्टा करते हैं। तो पहली बात, जैसा कि मैंने बता दिया कि आइजेंक के सिद्धांत में दो परस्पर विरोधी स्थितियों को उन्होंने एक साथ रखा। अब इसके आधार पर उन्होंने तीन तरह से वर्गीकृत किया व्यक्तित्व को, तीन प्रकार बताए व्यक्तित्व के। आइए जानते हैं। अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता। कि लोगों में किस मात्रा में, लोगों में किस मात्रा में सामाजिकता अथवा सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। किस मात्रा में किसी व्यक्ति में सामाजिकता होगी या सामाजिकता का अभाव उसमें होगा। अब युंग क्या कहते थे कि ये दोनों अलग अलग हैं, जबकि उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों परस्पर विरोधी हैं, इसलिए दोनों को एक साथ रखा जा सकता है। एक व्यक्ति सामाजिक होगा, एक व्यक्ति सामाजिक नहीं हो सकता। एक व्यक्ति अंतर्मुखी हो सकता है, दूसरा व्यक्ति बहिर्मुखी हो सकता है। तो इसके एक छोर पर या एक किनारे पर कौन से लोग होंगे? एक छोर पर या एक किनारे पर, यानी कि जो लोग सामाजिक होंगे, एक और सक्रिय, चंचल, मिलनसार, यूथचारी किस्म के लोग होंगे। और दूसरी तरफ कौन से होंगे?
दूसरी तरफ वो होंगे जो एकांत प्रिय होते हैं, शांत होते हैं, निष्क्रिय होंगे। दूसरी ओर एकांत प्रिय, शांत, शर्मीले आदि। सिंपल सी बात है, आपको याद रखने हैं ये नाम, अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्स्ट्रावर्जन। दूसरा जो हेंस आइजेंक में हम पढ़ते हैं, एक तो हमने अभी पढ़ ही लिया, दूसरा हम जो पढ़ते हैं वो आता है तंत्रिका तापिता बनाम सामवेगिक स्थिरता। तंत्रिका तापिता बनाम सामवेगिक स्थिरता। तंत्रिका तापिता बनाम सामवेगिक स्थिरता, यह आइजेंक के सिद्धांत का दूसरा वर्गीकरण है। तो यहां पर किन लोगों को लिया जाएगा कि किस स्तर तक लोग अपने संवेगों व भावों पर नियंत्रण रख सकते हैं। लोग अपने संवेग और भाव पर किस हद तक नियंत्रण रख सकते हैं। तो तंत्रिका तापिता से ग्रस्त एक तरफ कौन से लोग होंगे? जो तंत्रिका तापिता से ग्रस्त होंगे, तंत्रिका तापिता से ग्रस्त। तो ऐसे लोग कैसे होंगे? चिड़चिड़े, अति संवेदनशील, दुश्चिंता से भरे हुए, दुश्चिंता से भरे। और दूसरी तरफ कौन से लोग होंगे? दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो संवेगात्मक रूप से स्थिर होंगे। स्वभाव में उनके चंचलता होगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो चिड़चिड़े हो जाएं या कुछ हो जाएं, संवेदनशील होंगे। तो एक तरफ अगर तंत्रिका तापिता से ग्रस्त हैं, तो दूसरे तरफ कौन होंगे? शांत। दूसरे छोर पर शांत, संयमी, संवेगात्मक, स्थिर। यह नाम आपको याद रखना है, तंत्रिका तापिता बनाम सामवेगिक स्थिरता, जिसको न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। तो आइजेंक के इस सिद्धांत में आपने ये देख लिया। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर, और तीसरा क्या है? एक सेकंड साथियों। तीसरा जो है इनका, वो है मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। ठीक है,
आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मनस्तापिता बनाम सामाजिकता, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी। मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। तो सामाजिकता का गुण या समाज से एक तरह से समन्वय स्थापित करने का, कोऑर्डिनेट रखने का गुण जो है वो किस हद तक है, तो यही जानना है हमें। सामाजिकता का गुण, तो एक तरफ कौन से लोग होंगे, एक और समाज विरोधी अहम केंद्रित लोग होंगे, दूसरी ओर कौन से लोग होंगे, दूसरी ओर वो लोग होंगे जिनमें सामाजिकता का गुण हो, सामाजिकता, नैतिकता आदि, विश्वसनीयता, और ये सब गुण जिसमें होंगे। तो यहां पर भी आपको साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी, ये तीसरा टाइप है, याद रखना है। तो ये हेंस आइजेंक का सिद्धांत है जो विशेषक और प्रारूप उपागम दोनों का एक मिश्रित स्वरूप हमें दिखाता है, दर्शाता है। आइए अब इस पूरे डिस्कशन को एक बार रिवाइज करते हैं जो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा, समझा। हमने जाना कि व्यक्तित्व को किस प्रकार से टाइप थ्योरी और ट्रेट थ्योरी में बांटा गया है, और एक प्रकारात्मक वर्गीकरण है, दूसरा विशेषक वर्गीकरण है। प्रकारात्मक वर्गीकरण में सबसे पहले वर्गीकरण आता है हिपोक्रेटस का, जिसको सबसे प्राचीन वर्गीकरण भी कहा गया है, जो 4 तरह के पित्त की बात करते हैं, पीला पित्त, काला पित्त, रक्त और कफ। उसके अंतर्गत शारीरिक जो शक्तिशाली संवेगात्मक कमजोर होगा वो पीले पित्त वाला होगा, संवेगात्मक स्थिर शारीरिक कमजोर होगा फ्लेग्मेटिक, सैंग्वाइन रक्त, वे सब कुछ उसमें सारी चीजें स्थिर होंगी, और मेलैंकोलिक में सभी अस्थिर होगी, इसलिए इसको विवादी भी कहते हैं। शेल्डन एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक में बांटते हैं। वहीं क्रेशमर पिकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक और डायप्लास्टिक की बात करते हैं। उसके बाद युंग बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, इन 2 भागों में विभक्त करते हैं। युंग के बाद हमने जाना था उभयमुखी, जिसमें दोनों चीजें हैं। फ्रीडमैन, योजनमैन, जो आज की वीडियो में हमने देखा, टाइप ए, टाइप बी। उसके बाद टाइप सी मॉरिस का सुझाया हुआ, जो कैंसर के प्रति प्रवण होंगे, और टाइप डी जॉन डिनोलेट का, जिसमें डिस्ट्रेस्ट, अवसाद के प्रति प्रवण था। स्प्रेंजन पार्टीज आपको याद रखना है स्प्रेंजर के लिए, पॉलिटिकल, एस्थेटिक, रिलीजियस, थ्योरेटिकल और इकोनॉमिक और सोशल। उसके बाद हमने विशेषक उपागम देखा। विशेषक उपागम में सबसे पहले हमने गॉर्डन आलपोर्ट को समझा। प्रधान विशेषक, केंद्रीय विशेषक और गौण विशेषक। प्रधान जो संख्या में 1 या 2 होंगे, लेकिन व्यक्तित्व को सबसे महत्वपूर्ण रूप से यही परिभाषित करते हैं, जैसे गांधी, अहिंसा। केंद्रीय विशेषक 8, 10, 5 होंगे, जिनके जरिए किसी के व्यक्तित्व का कैरेक्टर स्केच बनाया जा सकता है, और गौण विशेषक जो हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमने जाना कैटल का, जो कि 16 प्रमुख गुणों की बात करते हैं, मूल गुण और सतही गुण। कैटल मूल गुण जो हैं वो भीतरी होंगे, संख्या में कम होंगे, व्यक्तित्व के निर्माण करने वाले मूल तत्व हैं, जबकि सतही गुण दिन प्रतिदिन के व्यवहार में परिलक्षित होंगे, और इन्हीं के आधार पर आप उसके मूल गुण के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद हमने हेंस आइजेंक का वर्गीकरण देखा। हेंस आइजेंक अपने वर्गीकरण में अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता की बात करते हैं। उसके बाद तंत्रिका तापिता बनाम सामवेगिक स्थिरता की बात करते हैं, और मनस्तापिता बनाम सामाजिकता की बात करते हैं। तो यहां पर हमने व्यक्तित्व के जो वर्गीकरण की बात करी उसको समझा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस लेक्चर से जुड़े। अगली वीडियो में आपको व्यक्तित्व का जो परीक्षण है व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण, उनके बारे में जानने को मिलेगा, जिसमें आत्म प्रतिवेदन तकनीक है, रोरशा की तकनीक है, टैट है, कैट है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और एक लेक्चर आपके लिए है प्योरली डेडिकेटेड सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का। तो ये 2 लेक्चर्स आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।